थे, आप सत्ता में हो तो सत्ता का विरोध भी करते हमने आपको देखा है। आप आंदोलन करते हो जगह जगह पे। आपने ये इस वाले ब्रिज पे भी, ये जो खुरई रोड वाला ब्रिज है वहां पे भी आपने आंदोलन किया, अंडर ब्रिज में भी तो मतलब पार्टी गाइडलाइन, क्या पार्टी आपसे ये नहीं कहती कि नहीं आप भाजपा सरकार है तो आप उसके विरोध में नहीं करो? नहीं, कहा गया है, मुझे कुछ पदाधिकारियों द्वारा कहा गया था बीच में, लेकिन जब हमारी जनता से समझ, क्योंकि सारी पार्टी, सारा सब कुछ तो जनता से है ना, नेता भी जनता से है भाई। हमें जिनने चुना है, हम उनके लिए अगर आवाज ना उठा सके तो क्या मतलब ऐसी पार्टी या संगठन। और भाई हम कौन सा किसी का बुरा थोड़ी कह रहे हैं भाई, कोई अव्यवस्था है तो वही तो बता रहे हैं ना। अगर इतना ही संवेदनशील प्रशासन सरकार है, सत्ता है, तो प्रशासन को कहे ना कि वो कार्य कराए। वो असुविधा हो क्यों रही लोगों को? हम तो ये अच्छा कर रहे हैं, पार्टी के हित के लिए कर रहे हैं। कम से कम पार्टी के भाई, हमारी जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, तो कम से कम ये है कि हम देखिए, हम उस पर काम करके काम करवाते हैं। अगर उन तक बात नहीं पहुंच रही तो हमारे आंदोलन के द्वारा, अनशन के द्वारा वहां तक, ऊपर तक बात तो पहुंच रही। क्या अव्यवस्था है यहाँ? मतलब पार्टी ज्वाइन करने के बाद आपकी काम करने की क्षमता का जो दायरा है वो और ज्यादा बढ़ गया है, ऐसा आप मानते हैं? हाँ, ऐसा आप मानते हैं। चलिए अब हम उसी पार्टी की बात करते हैं कि आप भारतीय जनता पार्टी में आए, निश्चित रूप से आप चुने हुए जनप्रतिनिधि थे, पार्टी को आपको लेना था, पार्टी ने आपको ले लिया, लेकिन इसके बाद पार्टी में वो तवज्जो आपको नहीं दी जा रही है। अभी पिछले दिनों सोशल मीडिया की आपकी एक पोस्ट के माध्यम से जानकारी मिली कि बीना में कोई बड़ा बीजेपी का कार्यक्रम था, उन पोस्टों से आपको गायब रखा गया। आपको कहीं महत्व ऐसा मंचों पर नहीं दिया जाता है कि ये बीडी रजा के आप, जबकि आप इतने सशक्त पार्षद हैं, इतने बड़े बड़े आंदोलन करते हैं, पार्टी के हितों में काम कर रहे हैं, तो ऐसा क्यों? देखिए, ये तो मैं नहीं कह सकता कि मतलब ये कौन कर रहा हो, क्यों हो रहा है मेरे साथ। और ये सब चीजें होती है तो हम इसको ज्यादा माइंड तो नहीं करते हैं। हाँ, थोड़ा सा लगता है तो हम अपने जो भी वरिष्ठ लोग हैं उनको ये अवगत करा देते हैं कि ये गलत। अभी बीच में एक थोड़ा सा विवाद था फोटो का, या उसको भूलवश हुआ था, किस कारण से हुआ था वो हो जाने। हालांकि मुझे केवल लोगों का भाई ऐसा मतलब हम आप बड़े सहज व्यक्ति हो, आपको इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लोगों को, जनता को फर्क इसलिए पड़ता, आपके वार्ड के लोगों को भी फर्क पड़ता होगा कि हमारे वार्ड के पार्षद बीजेपी में है, इसके बाद भी उनकी फोटो नहीं। तो इसका कारण कहीं ना कहीं ये तो नहीं है कि भाजपा में गुटबाजी ज्यादा है? नगर पालिका अध्यक्ष अपना गुट चला रही है, विधायक अपना गुट चला रही है, पूर्व विधायक अपना गुट चला रहे हैं, अलग मंडलों के जो पदाधिकारी वो अपने अपने गुट चला रहे हैं, तो इस गुटबाजी के चक्कर में आपकी बलि चढ़ रही। ऐसा हो सकता है क्योंकि देखिए अब अलग अलग टीमें हैं, आप किस और हम तो नए नए हैं राजनीति में, हमें आप किस गुट में? देखिए, हम तो पब्लिक के गुट में हैं। निर्गुट हो आप, पब्लिक के गुट में हैं, जहाँ पब्लिक है वहाँ हम हैं। जहाँ पब्लिक है। चलिए, अच्छा अब आप ये बताइए कि आपके जो वार्ड है, जिस वार्ड से आप चुनाव लड़े थे, जीते थे, नानक वार्ड, तो वहां पे ऐसे 3 सबसे बड़े मुद्दे कौन से हैं जिन पे आप आज भी काम कर रहे हो, या कर चुके हो, या वो काम करा चुके हो? देखिए, सर्वप्रथम मुद्दा, सबसे बड़ा मुद्दा था जो रोड मैंने बताई, झांसी गेट ओवर ब्रिज, झांसी गेट से अंडर ब्रिज से लेके धक्के तक, जो वो सबसे बड़ा लक्ष्य था, और उसी रोड के कारण मुझे चुनाव लड़ना पड़ा। मेरा और कोई उद्देश्य नहीं था चुनाव लड़ने के लिए कि कोई मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट हो, लेकिन मुझे उस कारण ही राजनीति में आना पड़ा, और वो मैंने पूर्ण कर लिया। सबसे बड़ा जो हमारा लक्ष्य था वो हमने कंप्लीट करवा दिया। अभी 68 लाख की लागत से वो रोड जो है काफी चौड़ी बनवा दी। अभी आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि नगर शायद एक ही रोड है इस तरीके की अच्छी रोड बनी। अतिक्रमण उसको हटवा के कुछ लोगों का विरोध भी झेलना पड़ा, क्योंकि रेलवे की भूमि थी, एक तो अवैध है। अब लोग अवैध में भी थोड़ा विरोध करते हैं क्योंकि किसी का नुकसान हो, भले वो अवैध है, अब इतने सालों से। इसके अलावा नानक वार्ड में और कौन कौन सी आपने जो काम कराए हो? देखिए, पार्क का था, तो एक छोटा सा पार्क भी हमने वहाँ पे शनि मंदिर का और हरिराम मंदिर के बीच में शहीद भगत सिंह पार्क, क्योंकि भगत सिंह जी हमारे आपके आदर्श, जी आदर्श है, तो हमने चाहते थे कि उस समय सुरेखा जाटव जी थी और पूर्व विधायक थे, तो पूर्व विधायक जी ने और उन्होंने कहा कि आप के नाम से, मतलब शहीद भगत सिंह के नाम से ही उस पार्क का नाम रख दिया। तो पार्क है, और एक बस खेल मैदान की थोड़ी सी सोच रहे हैं कि हमारे सामने रेलवे की जो भूमि है, तो उसके लिए भी हम प्रयास लगातार पत्राचार तो कर रहे हैं। और अगर हो जाए तो उसमें मैं यहाँ तक कि रिफाइनरी से भी सोच रहा हूँ कि रिफाइनरी अगर प्रबंधन जो है उसमें अगर कुछ कर दे, क्योंकि CSR की राशि तो बहुत होती है रिफाइनरी के पास,
और अभी तक लेकिन नगर में इतनी कोई उपलब्धि रिफाइनरी से ना मिली है, कोई पार्क के रूप में या कोई कॉलेज के रूप में या किसी प्रशिक्षण केंद्र के रूप में या किसी सड़क या कोई भी बड़ी खेल मैदान के रूप में या हॉस्पिटल। तो इस तरीके के अपन ये सोच रहे कि अगर एक आध बार उनसे मैं सोच रहा हूँ कि मैं उनसे बात करूँ, पत्राचार करूँ कि आप यहाँ पर थोड़ा सा अपना फोकस करें, क्योंकि नगर में प्रदूषण। आपने रिफाइनरी की बात करी, बिल्कुल सही बात है। अभी आपके बहुत सारे जो आंदोलन हुए, उन आंदोलनों में अभी वर्तमान में एक नई चर्चा, एक नया आंदोलन आपका चर्चा में आ रहा है सुनने में, कि आप बीना के बेरोजगारों के लिए, बीना के विकास के लिए आपने बात उठाना शुरू की है, रिफाइनरी के माध्यम से, जेपी के माध्यम से, अन्य जो भी उद्योग हैं उनके माध्यम से। तो इस आंदोलन का आपका स्वरूप कैसा रहेगा? क्या वही रहेगा विरोध करने वाला, सड़क पे बैठने वाला, आंदोलन करने वाला, या फिर आप लिखा पढ़ी के माध्यम से कागजी कार्रवाई? सर्वप्रथम तो सारे जो भी है, हम सर्वप्रथम संवैधानिक रूप से, और आंदोलन भी जो भी हमारे होते वो भी संविधान के दायरे में ही होते, कानून के दायरे में होते। थोड़ी सी अव्यवस्थाएं हो जाती कभी कभी, तो हम पत्राचार तो करेंगे ही, साथ साथ में अभी एसडीएम साहब को एक पत्र भी लिखेंगे उस संबंध में और उनसे मांग करेंगे। क्या है कि देखिए, बीना नगर हमारा है, ये धरती हमारी और खेत हमारे, और यहाँ पर उद्योग दूसरे लगा रहे हैं, व्यापार दूसरे कर रहे हैं, बाहर के लोग यहाँ पर दुकानदारी कर रहे हैं, हमारे लोग युवा बेरोजगार हैं। तो हमारा उद्देश्य तो केवल ये है कि हम चाहते हैं कि जो हमारे स्थानीय लोग हैं उनका रोजगार पे भी अधिकार होना चाहिए, उनका व्यापार पे भी अधिकार होना चाहिए, और जो भी यहाँ कार्य होते हैं उन पे अधिकार उनका। बीडी भाई, ऐसा आरोप लगाया गया है कुछ लोगों के द्वारा, या लगाई जाती रहती हैं, या जब हम लोगों से बात करते हैं, मीडिया कर्मियों से बात करते हैं, पब्लिक से बात करते हैं, नेताओं से बात करते हैं, कि रोजगार की जो आप मांग की जा रही है वो रोजगार आप जनता के लिए नहीं, युवाओं के लिए नहीं, आप खुद के एक प्रकार से रोजगार आप रिफाइनरी में तलाश करना चाह रहे हैं। एक्चुअली आप सबसे छोटी संस्था है पार्षद, और सबसे ऊंची संस्था सांसद। तो पार्षद और सांसद के बीच के ये ना विधायक कुछ कह रहे हैं, ना सांसद कुछ कह रहे हैं, ना पूर्व विधायकों ने कुछ किया। अब पार्षद की बात रिफाइनरी प्रबंधन कैसे सुने? देखिए, अब बात पार्षद की नहीं, बात जनता की बात उनको सुननी पड़ेगी। भाई, पूर्व के, वर्तमान के, मैं किसी पदाधिकारी का या जनप्रतिनिधि का नहीं कहूंगा कि उनकी सुन रहे नहीं सुन रहे, या क्यों नहीं बोल रहे हैं, या क्यों वो आवाज नहीं उठा रहे हैं। लेकिन मुझे तो ये जनता की आवाज उठाना ही मेरा लक्ष्य है जीवन का, कि हम लोगों के लिए कुछ करें, क्योंकि हमारे आदर्श ही एक क्रांतिकारी बदलाव लाने वाले व्यक्ति रहे हैं, मतलब हैं अभी। तो हम चाहते हैं कि हम लोगों के बीच जाकर एक जनता का खुद का एक नेतृत्व खड़ा करें, कि जो अपनी मांग के लिए यहाँ पे लड़े और अपना जो हक अधिकार है वो छीन के ले। बीना रिफाइनरी नहीं है, छीनना है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। बीना रिफाइनरी में एक चीज कॉमन है कि वो लोग फूट डालो राज करो की नीति करते हैं, इस बात में कोई दुरा नहीं है। दूसरी चीज, वहां पे एक अंग्रेजी शासन टाइप का है। आप वहां तक अपनी आवाज लेके कैसे जाओगे? आपके पास कोई प्लान है इसके लिए? देखिए, प्लान, अब अगर पूर्णतः अंग्रेज होते तो प्लान हमारे पास वही था जो भगत सिंह जी के पास और आजाद जी के पास था। लेकिन ये अलग बात है कि अब हम आजाद देश में हैं और लोग भी हमारे ही हैं, लेकिन उनको हमें ये एहसास कराना पड़ेगा कि हम भी यहाँ के बासिंदे हैं, हम भी यहाँ के स्थानीय निवासी हैं। आपको हमें सम्मान भी देना पड़ेगा, आपको हमारे लोगों के लिए उनके क्षमता के अनुसार रोजगार भी देना पड़ेगा, और व्यापार भी देना पड़ेगा। और अभी मैं आपको एक बात और आपने बीच में कही थी कि आप रोजगार दूसरों के लिए नहीं, खुद के लिए ढूंढना है। देखिए, रोजगार के लिए मेरा तो डंपर है, तो वो तो कहीं भी चलते रहते हैं, रोजगार मुझे ढूंढने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर मैं फिर वही कह रहा हूँ कि लोग पता नहीं ये मानसिकता क्यों बना लेते हैं कि अगर कोई आदमी किसी दिशा में काम कर रहा है तो वो भी सबके जैसा होगा। सब लोग एक जैसे नहीं होते कि अपना स्वार्थ देखें। हाँ, और अगर इसमें मैं ये भी कह रहा हूँ कि अगर मैं कोई काम लेके करता हूँ, मैं शब्दवान, और मैं कोई काम लेके करता हूँ, मेरे 10-20 लोग काम करते हैं, उनका भला होता है, तो इसमें बुराई क्या है? मैं काम ही तो मांग रहा हूँ। बिल्कुल, मैं मांग रहा हूँ, अपने लोगों के लिए मांग रहा हूँ, कौन सी बुराई? कोई हमारा काम लेकर थोड़ी ना, हम ये तो उससे कोई प्रोटेक्शन मनी तो ले नहीं रहे, उससे फिरौती तो मांग नहीं रहे। भाई, हम काम करने का पैसा देंगे ना वो। लेकिन वो एक अलग मुद्दा हो गया कि हम चाहते हैं कि हमारे लोगों के लिए काम हो, उनको प्राथमिकता हो, और यही नहीं कि रोजगार
कि केवल एक नौकरी तक सीमित रहे, व्यापार में भी, ठेकेदारी में हमारे स्थानीय जो जिस काबिल है उसके लिए होना चाहिए। आज आप देख रहे कलकत्ता से, कहीं उड़ीसा से, तो कहीं आंध्रा से लोग यहाँ पे दुकानदारियां खोल रहे हैं, बड़े बड़े कीमती दुकान। उसका असर क्या है कि हमारी जनता भुगत रही, हम लोग भुगत रहे हैं। हम धूल मिट्टी प्रदूषण सारी चीजें भुगत रहे हैं, महंगाई भुगत रहे हैं, अव्यवस्थाएं भुगत रहे हैं, इतने बड़े बड़े वाहन निकल रहे हैं, हमारी सड़कें क्षतिग्रस्त हो रही है, हमारे लोग कई दुर्घटना के शिकार हो रहे हैं, कईयों की मौतें भी हुई है बड़े बड़े जो उद्योगों से जो गाड़ियां निकलती है उनके कारण, और हमें उसके बदले कुछ नहीं मिल रहा। हमारे लोगों की खेती जमीन कम दामों पे उनसे एग्रीमेंट करवा लिया जाता है बेचारे भोले भाले किसानों से, और उनमें वो करोड़ों अरबों रुपए का व्यापार करते हैं ये बाहरी लोग। तो हम बाहरी लोग, मतलब बाहरी लोग यहाँ पे आते हैं, वो सांप बन के बैठ जाते हैं और हम उनके नौकर बने रहे। ये चलता था, ये अब हम नहीं चलने देंगे। जब तक मैं हूं और जब तक मेरे अंदर ताकत है, लड़ने की क्षमता है, तब तक मैं ये नहीं चलने दूंगा कि हम नौकर बने रहे, हमारे लोग केवल तसले उठाते रहें, हेल्परी करते रहें, और आप ऑफिसर और साहब बने रहो और हमारे ही पानी पियो, हमारा ही खाना खाओ, हमारा ही भोजन करो, हमारे यहाँ ही रहो, हमारी धरती और जमीन का उपयोग करो और हमारे साथ भी शोषण करो। बहुत बढ़िया, अच्छे विचार हैं आपके। बीना रिफाइनरी की CSR का एक फंड होता है। अभी थोड़ी देर पहले जब आप आए थे हमारे स्टूडियो में, आपसे चर्चा हो रही थी CSR फंड को लेके भी। कहीं ना काफ़ी ऐसी चीज़ें होती हैं कि CSR बड़े बड़े नेताओं के यहाँ पहुँच जाता है, उस फंडिंग से दूसरे काम हो जाते हैं हमारे बीना के लिए। तो इस विषय में आपने कुछ आगे करने का विचार किया है? वो ये सत्य है, CSR की जो राशि है वह काफ़ी मात्रा में करोड़ों अरबों रुपए के रूप में जो आती है, जो ह्यूमन रिसोर्सेज के लिए रहती है। तो उसमें क्या है कि जो CSR की राशि है वो नियम अनुसार खर्च नहीं करती रिफाइनरी प्रबंधन। वो कहीं ना कहीं दबाव में, कहीं दूसरे जगह, कहीं दूसरे शहर में, कहीं दूसरे जिले में ऐसे खर्च करती है। हमारे यहाँ पता पड़ा कि 10 करोड़ के पेड़ पौधे लगा दिए। वो पेड़ पौधे दिखते नहीं है क्योंकि वो NGO के द्वारा लगाते हैं, और इस तरीके से दुरुपयोग किया, कहीं ट्री गार्ड बना के लगा दिए। ये हो क्या रहा है? मतलब आप एक फॉर्मेलिटी कर देते हैं बीना में, केवल एक कि हमने ये CSR की राशि से ये ट्री गार्ड लगाया, ये पेड़ लगाया। हम कहते हैं CSR की राशि से आप सड़कें क्यों नहीं बनवाते, उसका कोई खेल मैदान क्यों नहीं बनवाते, आप कोई अच्छा सा कॉलेज क्यों नहीं बनवा रहे जिसमें हमारे लोग, हमारे युवा जो पीढ़ी है वो प्रशिक्षण हो सके और वो भी अच्छे पदों पर काम कर सके। हमारे यहाँ केवल हेल्पर, क्योंकि हेल्पर, वेल्डर, फिटर, रिगर, तो ये भी मतलब बाद में बनेंगे, पहले हेल्पर बनाएंगे उनको हमारे लिए। तो आप खुद नहीं चाहते, रिफाइनरी प्रबंधन खुद नहीं चाहता, ये आपने सही कहा, उसका तानाशाही पूर्ण रवैया है और यह अंग्रेजी शासन है कि वो नहीं चाहता कि हमारे लोग काबिल बने, वो केवल राज करना चाहते हैं और हमारे लोगों को गुलाम बनाना चाहते हैं। भाई क्षमा चाहेंगे, आपने बिल्कुल सही बात कही, ये बात सत्य है। लेकिन आप ये बताइए, ऐसी एक सूची भी है, वो सूची हम आपको कुछ दिनों बाद उपलब्ध कराएंगे। बीना में ऐसे कई अधिकारी रहे हैं, कलेक्टर से लेके SDM तक, या वर्तमान में भी हैं, उनके रिश्तेदार रिफाइनरी में काम कर रहे हैं, कई जनप्रतिनिधियों के रिश्तेदार कर रहे हैं, कई माने ऐसे बड़े बड़े जो नेता हैं, सांसद हैं, इनके रिश्तेदार काम कर रहे हैं, कई विरोधी विपक्षी दलों के नेता हैं, उनके रिश्तेदार या वो काम कर रहे हैं। तो जब उन सब के लिए उन्हें सेटल कर लिया, ऐसे में बीड़ी रजक की आवाज नक्कार खाने में तूती की तरह दबके नहीं रह जाएगी। नहीं, देखिए, मेरी आवाज नहीं है, ये उन बेरोजगारों की आवाज है जिनके साथ शोषण हो रहा है, जो यहाँ पे सह रहे हैं। ये उन किसानों की आवाज है जिनकी कम दामों पर जमीनें खरीद के यहाँ पे बड़े बड़े प्लांट लगा लिए गए। नो डेवलपमेंट जोन में बड़े बड़े उद्योग और बड़े बड़े बेचिंग प्लांट लगा दिए, जबकि हमारे जो किसान हैं वो बेचारे छत पे बरसाती जो होती है बारिश में, वो तक डालने में उनको परमिशन लेनी पड़ती है और गार्ड परेशान करते हैं, रिफाइनरी प्रबंधन परेशान करता है, और यहाँ पे इतने बड़े बड़े वो लगा दिए गए हैं प्लांट, उस पे ना कोई परमिशन। इसी विषय पे हम आ रहे थे। हमारे एक बहुत अच्छे मित्र हैं पत्रकार मित्र अशफाक अंसारी, बहुत ही जबरदस्त पत्रकार हैं, और अन्य भी कई पत्रकार साथी हमारे। तो अभी पिछले दिनों हम अशफाक अंसारी का न्यूज ऑफ अंडर पे खबर देख रहे थे। इसमें उन्होंने बोला था कि जो नो डेवलपमेंट जोन 5 किलोमीटर की एरिया का बनाया था, उस नो डेवलपमेंट जोन के लिए कमेटी बनाई गई थी। वो कमेटी इस बात को सोर्स लगाती है कि भाई आपको यहाँ पे कोई काम नहीं करना है, कुछ बनाना नहीं है, और वहीं उसी कमेटी के साथ में
मिलके कई बाहर के प्लांट वहां पर लग गए। तो स्थानीय लोग वहां पे अपना मकान नहीं बना सकते, वहां पर अपना छप्पर भी नहीं डाल सकते, बाहर के लोग आके प्लांट लगा लेते हैं। तो इन कमेटियों के लिए, या हम अशफाक भाई को भी आपके माध्यम से आज इस शो के माध्यम से बधाई देना चाहेंगे, उन्होंने एक अच्छी आवाज उठाई है। लेकिन वो आवाज कहां तक जाएगी, क्योंकि अधिकारी वही है, जनप्रतिनिधि वही है, कुछ होगा या नहीं होगा। देखिए, अगर हम एकजुट हो, हमारे स्थानीय लोग एकजुट हो जाएं और बिना कोई दबाव के अगर हम उसके प्रति जो रिफाइनरी की जो अव्यवस्थाएं जो फैला रही है, जो तानाशाही पूर्ण रवैया है उनका, इनके खिलाफ अगर आवाज उठाएंगे, एकजुट होंगे और संघर्ष करेंगे, तो हमें निश्चित ही विश्वास है, पूर्ण विश्वास है कि हमें हमारा अधिकार मिलेगा। और इनको हम इतने मजबूर कर दें कि ये अपने आप जो नियम अनुसार जो कार्य है वो ये करने पे मजबूर हो जाए। चलिए, आपसे अब आते हैं हम आपकी समाज सेवा पे। इस समाज सेवा का आप अभी तक जो भी हुआ, राजनीतिक रूप से अपनी बात हुई, समाज सेवा की ओर आपके रुझान कैसे पैदा हुआ, क्या टर्निंग पॉइंट रहा आपका? देखिए, समाज सेवा का ये है कि मैं वैसे आपको बता दूं, क्योंकि मैं बहुत ही ज्यादा भावुक हूँ। बचपन से मेरी माँ भी कहती थी, हमारी टीचर थी, एक्टिंग टीचर और डायरेक्टर भी थी, सीमा शर्मा जी, उस समय कहती थी कि बीडी तू बहुत इमोशनल है और ज्यादा इमोशनल होने वाले व्यक्ति अधिकतर धोखा खाते हैं, समस्याओं का सामना करते हैं। सही है, सही है। क्योंकि ज्यादा मतलब वो होना तो फिर दुख होता है ना, दयावान भी होना दुखी हो। तो ऐसे ही थोड़ा सा लगा कि कुछ अव्यवस्था है, क्योंकि उनसे हम भी नहीं कर रहे हैं, हम भी नागरिक हैं। और ऐसा नहीं कि कर्तव्य एक नेता ही का होता है भाई, अगर हम किसी अव्यवस्था से जूझ रहे हैं, किसी गड्ढे से निकल रहे हैं, तो उसमें हम सबसे पहले हम नहीं कर रहे हैं ना। तो ये मेरी लोगों के लिए लड़ाई तो बाद में होती है, मेरे अपने लिए भी, कि भाई हम भी वहां से निकलेंगे तो हमें भी व्यवस्था मिलेगी ना। तो ऐसे ही सब चीजें देख के फिर थोड़ा सा ये रुझान जो है समाज के प्रति, और पहले भी मैं सक्रिय रहा हूँ समाज सेवा। जी, और हमेशा से समाज के प्रति अपना कर्तव्य। अच्छा, समाज सेवा की दिशा में कोई ऐसा यादगार, कोई भावुक इवेंट रहा हो जो आपको आज भी याद आ जाता हो, तो कहीं ना कहीं एक रहता है, आप भावुक हैं, आंखें नम हो जाती हो, ऐसा कुछ रहा हो आपकी समाज सेवा के दौरान? नहीं, ऐसे तो कई घटनाएं, और एक उसी घटना में से मैं एक वाक्य बता रहा हूँ कि 2018-19 के करीब मेरे जो डम्फर हैं, मेरा काम चल रहा था क्रेशर पे, वहाँ मसाली के पास। तो वहाँ पे बारिश के बाद ये गर्मी का थोड़ा सा सीजन था। उस समय वो क्या होता है कि जो क्रेशर के लिए पत्थर निकालते हैं, तो खदान जो है खाली हो जाती है और पानी भर जाता है। तो आसपास के जो गरीब तबके के वर्ग के लोग हैं, बेचारे, उनके बच्चे जो हैं वो डालसा में, और महिलाएं जो कपड़े धोने या नहाने वहाँ आ जाते हैं। तो उस समय की एक घटना है कि मैं वहाँ पे था, और एक बुजुर्ग महिला आई, उसके साथ 4-5 बच्चे थे, और उसमें से वो नहा रहे थे, और उसमें से वो एक बच्ची जो है वहाँ पे डूब गई। उसने आवाज दी, तो क्योंकि वहाँ पे मशीन चल रही थी, तो थोड़े से सुनने में ऑपरेटर को समय लगा। लेकिन जैसे ही उसने आवाज सुनी, तो उसने हम लोगों को वहां से चिल्ला के बुलाया, क्योंकि दूसरी जगह ऑफिस बना हुआ था, हम लोग वहां पे थे। वहां से हम लोग दौड़ते दौड़ते भागे। अब क्योंकि खदान जो है 40 फीट गहरी थी, अब ऊपर से इतना पानी भी नहीं था या कोई कि भाई ऊपर से कोई कूदने की कोशिश करे। जल्दी भागते हुए, उतरते दौड़ते हुए वहां पहुंचे। देखा तो वो अम्मा जो थी वो विलाप कर रही थी, रो रही थी, ये मेरी बच्ची डूब गई। और उस समय मतलब ये कि इतना मतलब दुख का मन इतना कि आंसू इस समय अभी मैं बता रहा हूँ, तो इस समय भी मेरी आंखों में, क्योंकि एक गरीब भाई साहब, देखिए क्या होता है कि गरीब का बच्चा ना उसके लिए शिक्षा मिल पाती है प्रॉपर, ना उसके लिए पहनने के लिए, ना उसके लिए खाने के लिए, और कहीं ना कहीं ये शिकार जो है हमारे सिस्टम के हो जाते हैं। और वो बच्ची डूबी, तो अब मैंने बोला सबको, ऑपरेटर भी थे मेरे, 1-2 ड्राइवर भी थे, मैंने फोन दो, हाँ तो नहीं भाई साहब। तो मैंने फिर मोबाइल निकाला, मैं ही सबसे पहले फोन किया। मुझे उतना तैरना नहीं, लेकिन उतना आता है कि मैं स्वयं सेफ रहूं। फिर हमने जब उन्होंने देखा कि हम कूद गए, तो फिर वो ऑपरेटर 1-2 लोग और कूदे। हम लोगों ने काफी उसको ढूंढा, लेकिन वो क्या है, पत्थर की खदान थी, तो लगने की भी चोट, क्योंकि पैर में, सर के भर जा नहीं पा रहे थे,
तो फिर हम लोगों ने मतलब 2-3-4 मिनट ऐसे निकल गए, नहीं मिली। तो फिर हम लोगों ने कहा एक काम करो, पैर से नीचे जा जाके पैर टच करके देखो, क्योंकि मजबूरी थी। तो जब देखा कि वो टच हुई, तो जब देखा तो उसको नीचे जाके हाथ पकड़ के निकाला। बच्ची थी 6-7 साल की, बाहर निकाला, पानी निकालने की कोशिश की, लेकिन जब तक शायद बची। देरी हो चुकी थी, तो माता पिता दौड़ के आए। वो शायद पेपर में भी छपी थी, हाँ, उस समय पे सूचना भी दी थी, है ना। और उसमें ये लापरवाही है क्रेशर की। यही तो मैं कह रहा हूँ कि उद्योग लगाने वाले तो यहाँ से लाखों करोड़ों कमा लिए जाते हैं, लेकिन हमारे लोग ज्यों के त्यों रहते हैं। वो अव्यवस्थाओं से जूझते रहते हैं, उनके बच्चे जूझते रहते हैं। वो केवल बस, अभी भी जा रहा हूँ, मैं गया था अभी रिफाइनरी की साइड, मैंने देखा वहां पे पत्थर तोड़ने का काम चल रहा है। मैंने उन मजदूरों से पूछा, मैंने कहा भाई बच्ची, एक महिला थी, उसके हस्बैंड थे और एक छोटी सी बच्ची लेके वो लोग तोड़ रहे थे। हमने उससे पूछा, नहीं भाई क्या किस हिसाब से तोड़ते हैं? मैंने भाई साहब 600 रुपये में ट्राली में तोड़ते हैं। अब सोचिए, पत्थर तोड़ रहे 600 रुपये में। वो मैंने कहा कितना तोड़ लेते हो आप? उन्होंने बताया कि भाई साहब एक ट्राली लगभग हम लोग दिन भर में तोड़ लेते हैं। अब बताइए कितना शोषण नहीं होता। गरीब का बच्चा गरीब ही रहेगा ना, कहाँ से शिक्षा? इतनी मेहनत करने के बाद उनको प्रॉपर उनका जो वेतन होना चाहिए, जो दाम होना चाहिए, वो नहीं मिल रहा उनको। कुल मिला के सिस्टम। हाँ, जबकि वो केंद्र की जो नियम है, केंद्र का जो रेट है अकुशल श्रमिक का, वो दिया जाना चाहिए, जो कि 600 के करीब है, 600-700 एक पर व्यक्ति का। तो अगर उस हिसाब से अगर तोड़े, तो अगर उस हिसाब से वो लगे तो कम से कम 1300-1500 रुपये हो रहा, लेकिन 600 रुपये शोषण। ये सब चीजें आंखों के नीचे हो रही है रिफाइनरी प्रबंधन सारे सिस्टम की। सारा क्या है कि जो आपने बताया ना कि सिस्टम सब अपना अपना जमा है, लेकिन मानवता भी थोड़ी सी अंदर रखिए। देखिए पैसा धन दौलत हर कोई कमाता है, थोड़े से इंसान भी बनिए, है ना। बीडी भाई, आप हर मुद्दे पे आवाज उठाते हो, हमने देखा है हर मुद्दे पे। तो जब आप आवाज उठाते हो तो कोई दबाव या विरोध का भी आपको सामना करना पड़ता है? देखिए दबाव तो विरोध वाली बात नहीं है, दबाव तो कई बार आते हैं देखिए। और लेकिन दबाव जब आते हैं तो कोई हमारे लोग जो है ना हमारे साथ रहते हैं, तो हमें एहसास नहीं होता किसी प्रकार का दबाव का। और हमारा तो एक ही सोचना रहता है कि जो भी हो बस हमारा ये काम होना चाहिए, भले कुछ भी हो। हम एक दायरे में काम करते हैं, हम कोई कानून का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं। कई बार ऐसी चीजें हो जाती है कि थोड़ा सा आउट भी हो जाते हैं, तो उस समय वाद विवाद की स्थिति पुलिस से प्रशासन से भी हो जाती है। लेकिन जब तक हमारे लोग हमारे साथ खड़े हैं उस समय हमें ना तो कोई भय होता है ना दबाव होता है। और साथ में हमारे मीडिया बंधु भी जो रहती है, जो समय समय तक हमें बहुत ताकत देती रहती है, क्योंकि उनके कवरेज कैमरे जो चलते रहते हैं। तो जो कुछ लोग रहते हैं कुछ नहीं, ये हम जाति कर लें कि अकेले में कुछ ऐसा, ये हमने देखा है कि मीडिया बिल्कुल आपके साथ लगी रहती है। देखिए मीडिया को अच्छी खबरें चाहिए, जनहित की खबरें चाहिए, और वो आप उन्हें लगातार देते रहते हो, जाहिर सी बात है। नगर पालिका में आप हैं, नगर पालिका में ऐसा सुनने में आता है कि नगर पालिका में भी कई बार आरोप लगते हैं, नेता प्रतिपक्ष आरोप लगाते हैं कि बहुत भ्रष्टाचार हो रहा है कई मामलों में। अभी हाल ही में एक अतिक्रमण विरोधी आंदोलन चल रहा है, इसमें अतिक्रमण हटाए जा रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है वो अतिक्रमण हटाए जा रहे हैं वो केवल गरीबों के या गरीबों को हटाया जा रहा है अतिक्रमण के नाम पे। जो बड़े बड़े लोग हैं वो जहाँ के तहाँ हैं। आपके यहाँ कुछ पार्षदों पे आरोप है कि वो कमीशन खोरी करते हैं, तो इन सब चीजों को लेके आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए पहली चीज तो कमीशन वाली तो ऐसा है कि देखिए उसमें हम ज्यादा बात नहीं करेंगे, क्योंकि देखिए अपना अपना उनकी विचारधारा है, उनकी सोच है किस प्रकार से वो कमीशन ले रहे, वो ठेकेदार क्यों दे रहे, क्या कमी, मतलब दोनों ही, वो देने वाला भी गलत है मेरे हिसाब से और लेने वाला भी गलत है। और फिर सिस्टम है अब वो कैसे चल रहा है उसको तो वरिष्ठ अधिकारी और जो पदाधिकारी हैं जो ऊपर जनप्रतिनिधि बैठे हैं। आपकी नगर पालिका अध्यक्ष तो हर दिन वार्ड में दौरा करती हैं, गलियों में जाती हैं, तो क्या उन्हें दिखाई नहीं देता कि काम कैसा हो रहा है? नहीं दिखाई तो देता होगा, लेकिन अब उसके हिसाब से तो गुणवत्तापूर्ण कार्य हो रहा होगा। भाई देखिए वो अध्यक्ष जी केवल जाती हैं तो वो कोई टेस्टिंग लैब तो साथ में लेके नहीं जाती है भाई। उनको ये थोड़ी दिख रहा है कि इसमें क्या लगा है क्या नहीं लगा है, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। तो ये सारी चीजें तो एक अलग चीजें हो गई। और रही बात ये जो गरीबों को हटाने, जो ठेले हटाए जा रहे हैं, अतिक्रमण है, पहली बात तो देखिए ये एक प्रकार से उचित है। बिल्कुल सुंदर व्यवस्था बने हमारे शहर की। आप जाइए भोपाल जाइए, कहीं जाइए तो कितना अच्छा लगता है कि अलग अलग
चौपाटी टाइप की बनी हुई है, वहां पे लगाएं। बीच में रास्ते अच्छे, सुंदरता बढ़ती। अब कहीं ठेला तो कहीं कुछ, उसमें अव्यवस्था भी फैलती है, कई दुर्घटनाएं भी होती है। लेकिन हम ये कहेंगे कि नगर पालिका कर रही है। मैं सीएमओ साहब से बात करूंगा इसमें। मैं 2-3 दिन से देख रहा हूँ कि लोगों को, थोड़े से जो गरीब तबके के सब्जी वाले हैं, उनको समस्या हो रही है। तो हम उनसे बात करेंगे और उस मुद्दे पे उनको थोड़ा सा अभी बैठक भी है, उसमें भी चर्चा करेंगे कि हम उनको एक प्रॉपर जगह, स्थान दे दें ताकि वो अपना व्यापार भी कर सके और हमारी व्यवस्था भी अच्छी बनी रहे। दोनों का तालमेल बनेगा तभी काम चलेगा। अब ऐसा नहीं कि हम सब्जी वालों को बेले टिकट्टे पे भेज दें 7 किलोमीटर दूर, तो फिर यहाँ से कौन जाएगा वहां खरीदने। दूसरी चीज, चलिए कुछ चले भी गए तो कुछ चोरी छिपे, यहाँ तो सबसे ज्यादा तो वो बिक्री होगी उनकी, तो बेचारे वो बैठे रहेंगे मारते रहेंगे। सही है ना। और यही अभी घटनाक्रम हुआ है जो अभी खुरई गेट के बाद ब्रिज के पास जो ठेले लगाए कि कुछ ठेले तो लगा लिए, बाकी ठेले नहीं है, व्यापार कर लिया। अब वो बेचारे पूरे दिन भर, वहां भी जब मंडी चलेगी तो ट्रैक्टर, हाँ वहां भी अव्यवस्था फैलेगी, वो तो बहुत गलत है। अस्पताल भी है वहां, अभी देखिए सिविल अस्पताल अभी कहीं दूसरी बिल्डिंग मिली नहीं, वहां अस्पताल भी है और मंडी भी आएगी, तो बहुत दिक्कत होगी हमारे हिसाब से। तो ये तो इस अतिक्रमण के लिए कोई प्लान सीएमओ साहब जो नए आए हैं कौरव जी, उन्होंने कुछ मिलके कुछ पार्षदों के साथ आप लोगों ने प्लान किया था या डायरेक्ट सीधा? हम लोगों के साथ कोई प्लान नहीं किया। पहली बात तो ऐसे जब कोई कदम उठा रहा है नगर पालिका प्रशासन, तो उसका तो एक कर्तव्य बनता है कि उनको जो चुने हुए प्रतिनिधि है उनसे चर्चा करनी चाहिए और विस्तृत उस पर विचार होना चाहिए, है ना। हाँ, एक मैपिंग तो होनी चाहिए उस चीज की, भाई। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। अब उसमें हम चर्चा करेंगे आखिर ऐसा क्यों नहीं हुआ है, क्यों वो अपने तरीके से काम कर रहे हैं। चलिए, अंतिम दौर में है हम अपने आज के इस पॉडकास्ट के, कि आप युवाओं को राजनीति में आने की सलाह दोगे या समाज सेवा में? देखिए, युवाओं को मैं सलाह, राजनीति या समाज सेवा, देखिए बुरा कुछ नहीं होता। मैं कहता हूँ सार्थक काम होना चाहिए। हम अपने परिवार और समाज को क्या दे रहे हैं, युवाओं को वैसा बनना चाहिए। आज के युवा देखिए कि एक कोट पहन लिया, एक पैंट पहन ली और बस नेतागिरी चालू हो गई। तो इस तरीके से नेतागिरी ना करें। अगर नेतागिरी भी करनी है, राजनीति में आना है, तो समाज सेवा करिए, एक सार्थक चीज करिए, ताकि आपका समाज में भी आप बदलाव लाएं और लोग भी आपको पसंद करें। अब लेकिन अभी जो है फोटोबाजी और का जमाना है। तो आपके कार्यकाल के भी 2-3 वर्ष बाकी हैं जी, तो आप अपने क्षेत्र में कौन कौन से बदलाव लाना चाहते हैं जो 2-3 वर्षों में हो जाना चाहिए? देखिए, बदलाव तो सर्वप्रथम ये है कि हमारे जो अभी तक जो हमने निर्माण सड़कें लगभग दुरुस्त कर ली है। 1-2 सड़कें हैं जो उनको बाकी रह गई, वो सड़कें क्लियर हो जाए। साफ सफाई की व्यवस्था और एक खेल मैदान के लिए हम लगे हुए हैं। खेल मैदान हमारे वार्ड के लिए नहीं, पूरे नगर के लिए लगे हैं कि वो व्यवस्था हो जाए। और और भी कई छोटी, देखिए वार्डों में क्या होता है भाई साहब, कई छोटी छोटी चीजें होती है ना, उसमें कोई एक बड़े लक्ष्य जो है नहीं। वैसे अब हमें बताएं, अब बीडी रैक केवल वार्ड के नेता नहीं रहे, जो हम लोगों का आकलन होता है, आप पूरे शहर की राजनीति को आप देख रहे हो, पूरे शहर की समस्याओं को देख रहे हो, तो एक प्रकार से आप शहर के नेता हो। तो इस दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो इन फ्यूचर, आगे आने वाले समय में आपके राजनीतिक लक्ष्य क्या होंगे? मतलब बीजेपी के में रहते हुए आप किन पदों पे जाना चाहते हैं, क्या आप ऐसा करना चाहते हैं? देखिए, मेरा प्रथम और अंतिम लक्ष्य एक ही है, जनसेवा, समाज सेवा। हम कैसे जनता का काम कर सके, हम कैसे उन लोगों के लिए कुछ व्यवस्था बना सके, यही हमारा उद्देश्य है। अब वो कैसे, हम किस फील्ड में रह के कर सकते हैं, चाहे हम जरूरी नहीं कि हम राजनीति में रह के ही करें, हम अन्य चीजों में, भाई हमसे जितना बनेगा वो मैं करूँ जो मेरे अंदर है। और यही हम कहते हैं, यही बात हम युवाओं के लिए कह रहे हैं कि हर व्यक्ति अगर थोड़ा थोड़ा करे ना, तो सारी अव्यवस्थाएं खत्म हो जाए और एक अच्छा और बेहतर एक समाज का निर्माण हो और हमारे क्षेत्र का एक बेहतर विकास भी हो। उससे संभव है, सारी चीजें संभव है अगर थोड़ा थोड़ा भी अपना कर्तव्य समाज के प्रति, अपने परिवार के प्रति निभाना चाहते हैं। थोड़ा थोड़ा भी अपने समाज के प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने शहर के प्रति, अपने देश के प्रति लोग कर्तव्य निभाएं, तो निश्चित रूप से यह समाज, यह देश काफी कुछ बदलाव ला सकता है। यह कहना है हमारे पार्षद और समाज सेवी बीडी रजक का। बीडी रजक जी आज हमारे स्टूडियो में आए, हमने उनसे बहुत सारे मुद्दों पर खुली बात की, चर्चा की, और अब हम उनके लिए यही कहेंगे
कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल की ओर। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां जुड़ता गया। ये कारवां आपका लगातार जुड़ता रहे बीडी भाई। आपने हमसे बात की, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भाई साहब जी।